आगे बात करते हैं क्रिस्टलाइन, सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड की। अब देखो भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब, जैसे आपको पता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हो, रेगुलर हो। जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक वैसा ही अरेंजमेंट होता है, यानी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है। अगर यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें दूर दूर तक चलता जाऊं तो मेरे को सारा का सारा जो अरेंजमेंट होगा, जहां स्टार्टिंग में जैसा था वैसा ही एंडिंग में भी दिखेगा, ऐसा नहीं बीच में कुछ अलग हटाएंगे। अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है कहीं पे तो हम बोलते हैं ये रेगुलरली चल रहा है, लंबे दूरी तक चल रहा है, इसका मतलब लॉन्ग ऑर्डर क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट है। यही अगर मैं बात करता हूँ अक्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम देखें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, इरेगुलर होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। अब दूसरी बात अगर हम करें कि भाई जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनका प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनका सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है और इनकी एक्सिस भी क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं अमॉर्फस सॉलिड की, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। तो यहाँ पर पहली बात क्या आ जाती है, इनमें क्या होती है, सिमेट्री होती है, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलूं, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलूं, चाहे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उनमें सारी की सारी क्या होती है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है क्रिस्टलाइन में। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में ये सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है भाई साहब, रेगुलर, और यहाँ पर कैसा होता है, इरेगुलर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और यहाँ पर इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता। इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं, इन्हें हम स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। अब ये समझना इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई अमॉर्फस सॉलिड है, आप लोगों को पता है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स नहीं है, आप इन्हें क्या कर रहे हो, हीट अप कर रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो। जैसे जैसे ये गर्म होता है, अब ये जो सब्सटेंस होता है अमॉर्फस सॉलिड, गर्म होने पर अपने साइज में क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, और जब तक इंक्रीमेंट करता रहेगा तब तक उसकी जो पार्टिकल्स की नेचर कैसे नहीं हो जाती, फ्लूइड जैसी, द्रव्य के जैसी नहीं हो जाती। फ्लूइड का मतलब समझे ना, हाँ, उसकी जैसी नहीं हो जाती। जब इसमें फ्लूइड जैसी प्रॉपर्टीज आ जाती है तब इसके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो कुछ जगह तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब कुछ जगह बढ़ जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, इनके पार्टिकल्स के बीच अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। अब अगली बात करते हैं, इनका नेचर क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक, और इनका आइसोट्रॉपिक। भाई साहब, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है विषमदेशिक और इसका समदेशिक। अब ऐसा क्यों होता है, देखो हमें पता है कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, रेगुलर होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, इरेगुलर। बस पंगा यही है। अब इसका मतलब समझना सबसे पहले आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक का। मान लो मेरे पास कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है, मुझे यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करनी है इसकी। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, वो हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है, वो थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, मुझे वो इस सॉलिड में मेजर करनी है। अगर मैं मेजर करने चाहता हूं इसमें, और जैसे ही मैं मेजर करता हूं और हर डायरेक्शन में कोई एक प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरे को हमेशा क्या मिलती है, सेम मिलती है। हर डायरेक्शन में मुझे किसी एक प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो ऐसे सॉलिड जिनमें अगर किसी भौतिक गुण यानी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर किया जाए और हर दिशा में, हर डायरेक्शन में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, तो
देखा, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर की, और हर डायरेक्शन में मुझे हर उस वैल्यू को क्या मिल रहा है, चेंजेबल आ रही है, बार बार वेरी कर रही है। यानी क्या हुआ, ऐसे सॉलिड जिनमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मैं मेजर करना चाहूं तो उसकी प्रॉपर्टीज मेरे को क्या मिले, डिफरेंट डिफरेंट मिले, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वो सॉलिड क्या होंगे, एनाइसोट्रॉपिक। अब इसे डायग्राम से समझते हैं एक बार, मैं इसे रफ करता हूं। समझना, मान लो मेरे पास ये कोई सॉलिड है वैसा, ये मैंने लिया कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर है। अब मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट मेजर करना चाहता हूँ। मान लो मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में मेजर की। सबसे पहले क्या यहाँ पर बीच में कोई पार्टिकल आया क्या, नहीं आया ना, नहीं दिख रहा ना आपको। यहाँ पर क्या था, सीधा रास्ता, तो एक वैल्यू मिली मेरे को वेलोसिटी ऑफ लाइट की, ठीक है। अब एक यहाँ मेजर की, अब यहाँ पर क्या हुए, 3 बड़े पार्टिकल आए, तो यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू, क्यों यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट है वो यहाँ पर क्या होगी, कोलाइड होगी इससे, तो कुछ वेरिएशन तो मिलेगा ना, बस वही है। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में मेजर की, अब क्या हुआ, यहाँ बड़ा पार्टिकल फिर छोटा, बड़ा छोटा बड़ा, इस तरीके से आगे चलता जाएगा, तो यहाँ पर कुछ और वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर देखा तो कुछ और, यानी किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ड्यू टू रेगुलरिटी ऑफ पार्टिकल्स आपको हर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। इस वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको हम बोलते हैं, उनका नेचर क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है। और वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी, रेगुलरिटी प्रेजेंट थी पार्टिकल्स में। यही अगर मैं बात करूं अमॉर्फस सॉलिड में, तो अमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, ये मान लो मेरे पास कोई अमॉर्फस सॉलिड है, यहाँ क्या है, इरेगुलरिटी है, हमें पता है यहाँ पर इरेगुलरिटी है। इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं जाऊं, चाहे मैं इधर जाऊं, चाहे मैं इधर जाऊं, चाहे मैं इधर जाऊं, चाहे मैं इधर भी जाऊं, और कहीं पर भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करूं, हर जगह इरेगुलरिटी प्रेजेंट है। इसकी वजह से हर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा मेरे को क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। और वो क्यों हुआ, ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ क्रिस्टल पार्टिकल्स। इसका मतलब जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। अब आइसोट्रॉपिक क्यों होता है, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड में जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, इरेगुलरिटी, जिसकी वजह से हर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू हमें क्या मिलती है, सेम मिलती है। अब ये 2 कंडीशंस ध्यान रखना, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड को एनाइसोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड को आइसोट्रॉपिक सॉलिड क्यों बोलते हैं, या इनका नेचर आइसोट्रॉपिक क्यों होता है। तो ये दिमाग में ये 2 डायग्राम आ जाना चाहिए। वहां पर क्या था, वहां पर रेगुलरिटी प्रेजेंट थी, तो हर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर क्या है, इरेगुलरिटी प्रेजेंट है, तो हर डायरेक्शन में वैल्यू क्या रहेगी, सेम, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको क्या मिलनी है, इरेगुलरिटी। आए जैसे बैठे हैं, मजेसु, जय धनाधन, आगे चलो। अब देखो यहां पर हमने एनाइसोट्रॉपिक की बात कर ली, ये क्रिस्टलाइन चल रहा था ना अपना, ये प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर आइसोट्रॉपिक। अगला नेचर, अब देखना इनको हम क्या बोलते हैं। अगर मेरे पास ये एक सॉलिड है, यहां पर भी मेरे पास एक क्या है, ये सॉलिड है, दोनों को मैंने क्या किया, कट किया, दोनों को मैंने क्या किया, कट किया। अब जब दोनों को कट करता हूं तो यहां पर जो क्लीवेज होता है, जो क्लीवेज होता है वो मुझे क्या दिखाई देता है, एकदम क्लीन, और यहां पर क्या होता है, क्लीन क्लीवेज नहीं मिलता। अब इस क्लीवेज का मतलब क्या है, जब मैं इसे काटूंगा तो इसकी सरफेस दोनों तरफ
सरफेस मिलेगी, कोई खुरदुरी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जब मैं इसे काटता हूं तो इरेगुलरिटी मिलेगी, यानी थोड़ी खुरदुरी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ इसका एग्जांपल देख लो, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, कार्बन तो हो ही गया अपना, सल्फर हो गया, ये सारे क्या इनके एग्जांपल हो गए। जैसे अपने पिछले देखें आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस, तो वही इसके एग्जांपल है। अब यहां पर इसके एग्जांपल ध्यान रखना, इसके एग्जांपल हो गया ग्लास, पॉलीमर्स, प्लास्टिक, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल है अमॉर्फस सॉलिड में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। मेरे पास ये ग्लास है, ये न्यू ग्लास है, क्या है न्यू ग्लास, और ये क्या है बहुत पुराना ग्लास, बहुत पुराना ग्लास। ठीक है, जैसे कि हमारी पुरानी जो इमारतें होती है, जो बिल्डिंग्स होती है, उनमें जब नए कांच लगते हैं तब की बात नहीं कर रहे, कई सालों बाद की बात कर रहे हैं, जब वो खिड़की के जो कांच है वो क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। वो जो खिड़की के कांच होते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं तो नीचे से बॉटम से क्या हो जाते हैं, थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं, थोड़े चौड़े हो जाते हैं। चौड़े होने के कारण यहां पर इनका अपीयरेंस कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अब वो ऐसा क्यों होता है उसको समझना है। देखो ग्लास की अगर मैं बात करूं, ग्लास किसका एग्जांपल है भाई, अमॉर्फस सॉलिड का। ग्लास किसका एग्जांपल है, अमॉर्फस सॉलिड का। हमें पता है अमॉर्फस सॉलिड जितने भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब सुपर कोल्ड होने की वजह से हमें पता है एक और बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। अगर हम इसे गर्म करते हैं तो इसके पार्टिकल क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन क्यों करते हैं, ताकि वो स्टेबिलिटी पा सके, और धीरे धीरे अपना साइज क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक उनमें प्रॉपर्टीज कैसी ना हो जाए, फ्लूइड जैसी ना हो जाए। बस वही कहानी यहाँ पर लगानी है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, वेदरिंग कंडीशंस के साथ साथ इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी होगा ना। तो ये पार्टिकल टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण और ग्रेविटी के कारण, टेम्परेचर और ग्रेविटी के कारण, टेम्परेचर के कारण तो क्या करेंगे, धीरे धीरे फ्लूइड जैसी प्रॉपर्टी अपने अंदर एनहांस करेंगे। बट ड्यू टू ग्रेविटी ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ क्या होंगे, पुल होंगे, नीचे की तरफ आएंगे। जब ये नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्लास का साइज बढ़ता जाएगा। तो अब तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब पुरानी बिल्डिंग्स में ग्लास का बॉटम ब्रॉड यानी चौड़ा क्यों हो जाता है, या उसका जो अपीयरेंस है वो मिल्की क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू वेदरिंग कंडीशंस एंड ड्यू टू ग्रेविटी द ग्लास पार्टिकल्स मूव डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड मूव होने से क्या होगा, इसकी जो बॉटम है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, थिकन होने लगेगी, यानी ब्रॉड होने लगेगी। जब ब्रॉड होने लगेगी तो यहां से हमें कांच कैसा नजर आएगा, मिल्की नजर आएगा। और ये सब कुछ हुआ सुपर कूल्ड लिक्विड होने की वजह से, क्योंकि ग्लास को हम क्या बोलते हैं, ये एक क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। ठीक है, अब सुनिए आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम जो क्रिस्टल्स के टाइप्स होते हैं, जो क्रिस्टल की कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन है क्रिस्टल्स का, उनके बारे में, और अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स की कैलकुलेशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।